हमारे सिस्टम सेफ एंड सिक्योर नहीं है। हमारे अदालतों में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ केसेस रियल एस्टेट के लगे हुए हैं। आपने किसी भी बंदे को किसी भी प्रॉपर्टी पे उसको तंग करना है, ऑब्जेक्शन करनी है, तो आप सिंपल स्टे लेके आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, दुबई में ये हकीकत है कि टॉप इन्वेस्टर्स पाकिस्तानी ही गिने जाते हैं या इंडियंस गिने जाते हैं। नॉर्मल बिजनेस में, ट्रांसपोर्ट में, फ्रूट एंड वेजिटेबल में आप दुबई को सेकंड पाकिस्तान ही समझ लें, सेकंड होम कंट्री ही समझ लें। इतना ज़्यादा दुबई में आपको एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। दुबई में आपको नाम चीज़ करानी है, चीज़ ख़रीदनी है, इट्स वेरी वेरी इजी प्रोसेस। इतना इजी प्रोसेस है कि उसके लिए कोई आपको याद नहीं करना पड़ता क्या करना है। बहुत दफ़ा सुनने को मिलता है कि यार वो मेरी चीज़ थी, वो पार्टी डायरेक्ट हो गई जी, पार्टी ने फलाने बंदे से जो चीज़ ले रही है। तो हमारे यहाँ हम डीलर को भी सेफ नहीं करते। हाँ, वो ऑन टाइम ऑफ ट्रांसफ़र नॉर्मली दुबई में तो इतना वो लंबी चौड़ी सिस्टम नहीं होते ना। तो अपार्टमेंट ऑन टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ही सेलर का चेक भी आ जाता है और ब्रोकर का चेक भी आ जाता है। हम उस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे दूध भी खालिस नहीं है, वहाँ पे बायर भी खालिस नहीं है, वहाँ पे एजेंट भी खालिस नहीं है। सर जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पे मैट्रिक फेल, कहीं नौकरी नहीं मिलती, मैं डीलर बन गया। तो इस तरह से नहीं होती। ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी है। लाखों करोड़ों रुपए लोगों के इन्वेस्ट करने हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इकट्ठा करोड़ खुद नहीं देखा होता। वो आपको करोड़ रुपए लगवाने के लिए आपको कंसल्ट कर रहे होते हैं। तो ये हम लोग सारी सोसाइटी ऐसी है। ये ए से लेके जेड तक जो है ना पूरा जनाजा निकला हुआ है, मोरल एथिक्स का, हर चीज़ का, वैल्यूज़ का। बहुत सी जैसी चीज़ें देखी हैं, बताओ तो लोग बेचारे परेशान होंगे। बाप हमने बेटियों को टॉप लगाते हुए देखे इसी काम में। ये प्रोफेशन जो है ना, ये हर उस प्रोफेशन की तरह ख़राब हो चुका है जो पाकिस्तान में इस टाइम है। तो यूँ समझ लें, एक बंदा टैक्सी ड्राइवर है और प्रॉपर्टी डीलर है, और एक बंदा एमएनए है और प्रॉपर्टी डीलर है, और एक बंदा फिर ऊपर समझ लें आप। मुझे ये बताएं कि दुबई की प्रॉपर्टी में क्या चार्म है, क्या चीज़ है जो दुबई की प्रॉपर्टी को चार्मिंग बनाती है? बिल्डिंग के अंदर इन्होंने नेचुरल लैगून बना दिया जो नेचुरल वेव्स जनरेट करती है। आपका जो स्विमिंग पूल है, वॉकिंग ट्रैक बनाए हुए हैं, स्क्वॉश ट्रैक, जिम्स, सोनाज, किड्स प्ले एरियाज, फिर आर्टिफिशियल रेन एरिया बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट एरिया बनाया हुआ है, बारबेक्यू एरिया अलग से डेजिग्नेट किया हुआ है, मीटिंग रूम्स, काउंसिल रूम्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद लैंड होल्डिंग्स। आज हम सेकंड एपिसोड करने वाले हैं अपनी पॉडकास्ट का। आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद लुकमान मुश्ताक साहब। इनका पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है और पाकिस्तान से बाहर भी है, तो आए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं लुकमान भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? अच्छा लुकमान भाई, जैसे कि अभी मैंने आपके इंट्रो में ये बताया कि आपका पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है और दुबई में भी है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप क्या करते रहे हैं पाकिस्तान में और क्या करते रहे हैं दुबई में? बस इनिशियली यू कैन से कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन एंड एमफिल मैंने दुबई में रियल एस्टेट का ही एज अ प्रोफेशन काम स्टार्ट किया, एंड इट वेंट वेरी वेल। एंड कोविड में फिर पाकिस्तान में भी प्रोजेक्ट किया, तो दोनों मार्केट्स में काम करने का एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, आपने पाकिस्तान की मार्केट में भी मतलब एक्टिवली काम किया हुआ है और दुबई की मार्केट में भी काम किया हुआ है। आई वुड कॉल कि मेरा एक्सपीरियंस 70-80% दुबई का ही कंसिडर किया जाए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि डिफ़रेंस क्या देखा आपने पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में और दुबई की रियल एस्टेट के मार्केट में? हाँ, इधर ना जो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जिस पे हम लोग इतना एज अ नेशन चैलेंजेस फेस करते हैं, यू कैन से। जैसा कि दुबई में कई वेरिएबल्स हैं जो प्रॉब्लम्स में आपको नज़र ही नहीं आते, पाकिस्तान में वो वेरिएबल्स हैं, और वो वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट करते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स को। नॉर्मल तो हर बंदा डिस्कस करता है, करेंसी डिवैल्यूएशन वो भी सबको पता है, डॉलर फैक्टर का भी पता है। सिस्टम्स, हमारे सिस्टम सेफ एंड सिक्योर नहीं है। हमारे अदालतों में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ केसेस रियल एस्टेट के लगे हुए हैं। दुबई में अगर आप देखा जाए तो रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई केस आपको नहीं नज़र आ रहा होता इस किस्म का कि किसी ने मेरी जगह पे कब्जा कर लिया, किसी ने कहीं पे कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये हिडन जो है ना दीमक है हमारे सिस्टम से ट्रस्ट उठाने के लिए। आपने किसी भी बंदे को किसी भी प्रॉपर्टी पे उसको तंग करना है, ऑब्जेक्शन करनी है, तो आप सिंपल स्टे लेके आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। ये हिडन चीज़ है जो कि हम मैंने पर्सनली बड़ी फ़ील की है पाकिस्तान में। यहाँ पे जब भी मुझे प्रॉपर्टी खरीदने का, सेल करने का इत्तेफ़ाक हुआ तो ये हैसल से गो थ्रू करना पड़ा। अब मतलब कि एक छोटा-सा सेंटर है, वहाँ पे 8-10 लोग काम कर रहे हैं, और वो तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी की
लैंड होल्डिंग एरिया के लिए सेंटर है, सिर्फ़ एक अकेला। मतलब कि आप ये ओवरऑल पाकिस्तान में ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारा गवर्नमेंट के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, लैंड रिलेटेड मैटर्स में, प्रॉपर्टी नाम कराने में, सेल करने में, हमें खुद को पता ही कोई नहीं है हुँ, कि हुँ। क्या प्रोसेस है। रजिस्ट्री का क्या जी, राइट। बस वो स्टाम्प का उसको पेपर दे दिया, उसने तैयार कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हैसल भी इन्वेस्टर तो फ़ील करता है। आप अपने एंड पे तो सोचते हैं कि यार मुझे अपने लिए 5 मरले 10 मरले का एंड यूज़र पर्सपेक्टिव में घर बनाना है या अपने लिए एसेट बनाना है। उसके लिए तो आप कोई भी हैसल कर लेते हो कि यार चलो ठीक है, रजिस्ट्री का एक ही दफ़ा खर्चा है, सारी ज़िंदगी मेरे पास पड़ी रहेगी और एक ही दफ़ा हैसल हो जाएगी। राइट। इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से आप सोचो कि इफ समवन इज हैविंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस एंड इवन डॉलर्स और पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट है और मैं आपको बता दूं दुबई में ये हकीकत है कि टॉप इन्वेस्टर्स पाकिस्तानी ही गिने जाते हैं या हुँ, इंडियंस हुँ। गिने जाते हैं। बुर्ज बिल्कुल। खलीफा में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी है। दुबई में राइट। ओवरऑल लैंड होल्डिंग्स में, प्लॉट होल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में, डेवलपमेंट्स में, नॉर्मल बिज़नेस में, ट्रांसपोर्ट में, फ्रूट एंड वेजिटेबल में, सही। आप दुबई को सेकंड पाकिस्तान ही समझ लें, सेकंड होम कंट्री ही समझ लें, इतना ज़्यादा दुबई में आपको एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। सही है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना फिर फेस करनी पड़ती है इन्वेस्टर को पाकिस्तान में। दुबई में आपको नाम चीज़ करानी है, चीज़ खरीदनी है, इट्स वेरी, वेरी ईज़ी प्रोसेस। इतना ईज़ी प्रोसेस है कि उसके लिए कोई आपको याद ही नहीं करना पड़ता क्या करना है। हुँ, आपको एक एनओसी लेनी है और एक ट्रांसफ़र का टाइम सेट करना है, बायर सेलर ने जाना है, वहीं पे जाके ट्रांसफ़र कर देनी है। पेमेंट वो बोलते हैं जी हमें सबूत चाहिए, चेक की सूरत में आप हमें सबूत दिखाएँ कि ये पेमेंट आप उसको मैनेजर चेक के थ्रू कर रहे हैं। हुँ, आप वहाँ पे फिर जाते हैं ट्रांसफ़र कराने प्रॉपर्टी, एक वेलकम करने के लिए रिसेप्शनिस्ट होता है, वो आपकी फ़ोटोस्टेट फ़ोटोकॉपियाँ ये नहीं बोल रहे होते कि यार आप जाएँ वहाँ से जाके करा लें, वहाँ से जाके करा लें। हुँ, अब एक बंदा है जो कि चलो लेट्स से हम कहते हैं कि पाकिस्तान के मार्जिन्स भी आउट क्लास हैं, लेकिन उसको ये हैसल आएगी तो वो बोलेगा यार मैं वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो, कोई स्टे मामला ना हो, मुझे खरीदना बेचना आसान हो, मैं टॉर्नी दूँ तो वैलिड हो। हुँ, हर चीज़ इतनी सिस्टमैटिक है कि आप मोबाइल पे बैठे-बैठे किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। हुँ, आप मोबाइल पे बैठे-बैठे ऑथराइज़ेशन दे दें, रेंट पे चीज़ लगा दें। आप मतलब कि लाइफ़ बहुत आसान है आईटी इंटीग्रेशन की वज़ह से। बिल्कुल। तो हमें ये चैलेंज बहुत फेस करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में और ये बहुत बड़ी रीज़न है बाहर के मुल्क इन्वेस्टमेंट करने की। बिल्कुल ठीक है लुकमान जी, मतलब इन शॉर्ट आपका कहना ये है कि पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से जो है हम अच्छा, प वैसे देखा जाए तो हम कहते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट रियल एस्टेट की है हमारे पास, बड़ा पैसा डाला हुआ है रियल एस्टेट में। लेकिन अगर हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री का ही ये अगर हाल है, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी इस मार्केट में हैं, हम देख रहे हैं। जो भी हमें किसी एक ओवरसीज़ बंदे की कॉल आती है और वो क्योंकि अब पता नहीं कब से गए हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, 10-10 साल हुए हैं, किसी को 20-20 साल हुए हैं। तो वो कहते हैं यार असद भाई मैं इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता हूँ, फलानी जगह पे मैं प्लॉट तो लेना चाहता हूँ, लेकिन नहीं यार कब्ज़े हो जाते हैं, लोग ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते हैं, स्टे कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं। फिर उनको बड़ा समझाना पड़ता है कि नहीं भई अब सिस्टम थोड़ा-सा बेहतर हो गया हमारे यहाँ प्राइवेट सोसाइटीज़ आने के बाद कि वहाँ पे आपकी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा नहीं करता। बेशक आप कहते हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में रजिस्ट्री आपको नहीं मिल रही है, बट एट लीस्ट वो फ़ाइल ही आपकी काफ़ी होती है। आज तक हमने कोई मसला देखा नहीं कि किसी की फ़ाइल थी, किसी सोसाइटी में तो उसके प्लॉट पे कब्ज़ा हो गया। मेरा ख़्याल है शायद आज के दौर में फ़ाइल जो है वो ज़्यादा सेफ़ है आपके लिए बनिस्बत कि अगर आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तो बिल्कुल ये तो एक बदनसीबी है हमारे इस सबसे बड़ी इंडस्ट्री की पाकिस्तान में। फिर अगर आप देखें लुकमान भाई कि इस जो इंडस्ट्री है इससे डायरेक्टली जो लोग रिलेटेड हैं, वो ही बेचारे फँसे हुए हैं। मतलब कि एक जो इन्वेस्टर है, आपने इन्वेस्टर की बात की कि इन्वेस्टर जो है वो किस वजह से तंग है पाकिस्तान में, क्यों है? अब एक इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर इसलिए है क्योंकि वो इस काम में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, बट वो कमा कहीं और से रहा था। तब वो इस जगह पे पैसा अपना पार्क करने आया है। तो फॉर श्योर कि जो इन्वेस्टर है, उसकी नीड है कोई ऐसा बंदा, जिसको हम आम ज़ुबान में प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, जो उसके लिए वर्किंग करता है, उसके लिए कोई चीज़ ढूँढता है, उसके लिए अच्छी डील लेकर आता है और उसको डील लेके देता है। बट हमारे यहाँ वो भी नहीं सिक्योर होता। हमारे यहाँ कहा जा रहा होता है कि जी डीलर 2 नंबर है, डीलर फलाना है, डीलर ढिमाका है। लेकिन डीलर को आप राइट क्या दे रहे हो? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डीलर कोई अगर गलती करता है या कोई 2 नंबरी करता है तो हम उसकी साइड नहीं ले रहे। बट कहने का मकसद ये है कि आप भी उस बंदे को जो पूरा दिन-रात अपनी लगा रहा है, प्रॉपर्टी हंटिंग कर रहा है,
वो चीज़ लेके एक बंदे को दिखाता है और आपको बाद में बहुत दफ़ा सुनने को मिलता है कि यार वो मेरी चीज़ थी, वो पार्टी डायरेक्ट हो गई थी, तो पार्टी ने फलाने बंदे से जो चीज़ ले ली है। तो हमारे यहाँ हम डीलर को भी सेफ नहीं करते। तो मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि जिस तरह आपने दुबई के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की, तो वहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी डीलर होता है या ब्रोकर होता है, आई बिलीव वहाँ भी एग्ज़िस्ट करते होंगे। तो वहाँ पे दुबई की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री वो भी उनके रियल एस्टेट पे चल रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे इस तरह का कुछ हो रहा हो। तो उन्होंने अपनी मार्केट को, अपने डीलर को दुबई में कैसे सेव किया है? अगर आप आईटी इंटीग्रेशन की ओवरऑल बात करें ना, इन्होंने इसको टाउन प्लानिंग में भी ऐड किया है। ये टाउन प्लान ऐसे करते हैं कि यहाँ ट्रैफिक का फ्लो ठीक रहे। इसी तरह ये डेवलपर्स को मॉनिटर करते हैं। इनके दुबई गवर्नमेंट ने खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हुई है कि अगर आप डेवलपर और आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया तो उसका एस्क्रो अकाउंट भी होगा। उसमें आप इस प्रोसेस से चलोगे, इस टाइमलाइन पे आपने डिलीवर करना है। और अगर आप डिलीवर नहीं करते तो गवर्नमेंट आके प्रोजेक्ट पे पेनल्टीज़ भी डालती है। 1 साल की रिलैक्सेशन देती है, उसके बाद वो फिर आपको परमानेंटली उस प्रोजेक्ट पे बैन कर देते हैं, उसको ऑक्शन करते हैं और उसमें फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सेफ कर देते हैं। ठीक है। अब आ जाइए सेम इसी तर्ज पे ब्रोकर्स के लिए भी प्रॉपर एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है। दुबई में आप कोई भी प्रॉपर्टी एडवर्टाइज नहीं कर सकते जब तक आप रियल एस्टेट कंपनी के वीज़े पे भी नहीं है और आपने उनकी रियल एस्टेट की एक कोर्स करके आईडी नहीं ली हुई। और उधर रीरा आईडी नॉर्मल एक बात चलती है कि ब्रोकर आईडी, रीरा आईडी, क्योंकि हर ब्रोकर की अपनी एक आईडी लाज़मी होती है, उसके बगैर वो ना चीज़ एडवर्टाइज़ कर सकता है, ना यूट्यूब पे कोई चीज़ बना के सेल कर सकता है, मतलब कुछ भी नहीं, वो उसको अलाउ ही नहीं है। और फिर जब रियल एस्टेट ट्रांज़ैक्शन होती है और अगर बायर और सेलर डील कर रहे हैं और आपने रियल एस्टेट रीरा ब्रोकर हो और आपने अपना एग्रीमेंट में अपना रियल एस्टेट ब्रोकर का एड्रेस डाला हुआ है, वो गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्म में आता है। ठीक है। उस एड्रेस डालने पे आप उस ट्रांज़ैक्शन को रुकवा सकते हो प्रॉपर्टी की, कि यार ये मेरा कमीशन नहीं अभी तक मिला। अच्छा। गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी की ट्रांज़ैक्शन रोक देगी आपका कमीशन के अप्रूवल के बगैर। तो इतने सिस्टमैटिक सिस्टम्स हैं कि जहाँ पे आप नहीं कर सकते और वो इसी यही बहुत बड़ी रीज़न है कि इन्वेस्टर को भी सेफ फील हो रहा होता है कि ही इज़ सिक्योर, ही इज़ फीलिंग सिक्योर, नो वन कैन मैनिपुलेट हिम, नो वन कैन प्ले विद हिम। ठीक है, मतलब कि आपके कहने का ये है कि जिस टाइम डील हो रही होती है, तो डीलर को कमीशन उससे पहले दिया जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट को जो है उस हाँ, वो ऑन टाइम ऑफ ट्रांसफ़र नॉर्मली दुबई में तो इतना वो लंबी-चौड़ी सिस्टम्स नहीं होते ना, तो अपार्टमेंट ऑन टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ही सेलर का चेक भी आ जाता है ठीक है। और ब्रोकर का चेक भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अक्सर लोग लटका भी देते हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल। और फिर डिस्काउंट्स भी हो रहे होते हैं, वहाँ पे ब्रोकर एग्रीमेंट में लिख रहा है कि ये मेरा 2% है, तो वो ठीक आप है। उसमें से 1.9% भी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, जिस तरह अपना आपने बताया कि बंदे को रीरा आईडी चाहिए और ब्रोकर लाइसेंस चाहिए अपनी चीज़ को इवन ऑनलाइन भी एडवर्टाइज़ करने के लिए। अब लेट्स से एक बंदा है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, मैं हूँ, मेरा एक अपना अपार्टमेंट है या मेरा कोई विला है। अब मैं उसको बेचना चाहता हूँ और मैं उससे खुद जाके किसी कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे कोई ऑनलाइन जहाँ मैं जाके उसे खुद एडवर्टाइज़ करूँ, अपना ही फ़ोन नंबर डालूँ और जो खरीदार है वो मुझसे राब्ता करे और मैं उसे खुद चीज़ अपनी बेच दूँ। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी होता है कि नहीं? हाँ, दुबई में प्रॉपर्टी अगर आप खुद लिस्ट करके सेल करना चाहते हो ना, तो वो प्रिटी मच डिफ़िकल्ट होता है ओनर्स के लिए। वो बहुत सारे इंटरेस्ट फैक्टर्स हैं उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ओनर लिस्ट करता है ना प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी हंटर्स जो होते हैं ना, सबसे पहले रियल एस्टेट ब्रोकर्स खुद होते हैं। वो ओनर को फ़ोन कर कर के बोलेंगे, "सर बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं।" आपका नंबर पब्लिक हो जाएगा ओनर का। अब वो पब्लिक हो गया तो एक बंदे के फ़ोन में हमेशा के लिए सेव रह ही गया, तो आपको सारी लाइफ़ के लिए एक कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। नंबर 1 फैक्टर। नंबर 2 ये है कि जो ब्रोकर्स हैं ना, वो जब लिस्ट करते हैं तो ब्रोकर ब्रोकर को नहीं बोल रहा था मुझे भी दे दो चीज़ बेचने के लिए। वो कहता है ब्रोकर आगे उसने लगाई हुई है, वो इसमें से अर्न करेगा। सही है। फिर ब्रोकर्स के पास अपने इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स वो होते हैं जो उनकी रिकमेंडेशन पे चलते हैं, बिकॉज़ उसने लॉन्ग रन में लेके चलना है। हुँ। अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, कोई मेरा इन्वेस्टर है जो मेरे साथ मेरी गाइडेंस में जो हम चल रहे हैं म्यूचुअली, हुँ, हुँ। सो आई वुड लाइक टू टेक दी स्टेप्स कि मैं उसके इंटरेस्ट को ग्रो करूँ, प्रॉफिट्स उसके जो हैं रेज़ हों। तो ये चीज़ देख रहे होते हैं बीइंग अ ब्रोकर, बीइंग अ कंसल्टेंट के यार ठीक है। कहाँ पे राइट इन्वेस्ट किया जाए। हुँ, तो हुँ। ओनर के लिए हिमसेल्फ सेल करना वुड बी अ डिफिकल्ट टास्क कंपेयर्ड टू द रियल एस्टेट ब्रोकर। अच्छा, अब रियल एस्टेट ब्रोकर पे अगर हम आ जाते हैं,
तो एक प्रॉपर्टी कितने रियल एस्टेट ब्रोकर्स उसको सेल कर सकते हैं या अपने पास लिस्ट कर सकते हैं लीगली वहाँ पे? हाँ, वो दुबई में बहुत सिस्टमैटिक है। जैसे आप मोबाइल में एक ऐप यूज़ करते हैं किसी भी काम के लिए जिस तरह बैंकिंग ऐप्स होती हैं, सेम दुबई लैंड डिपार्टमेंट की ऐप है। आप ओनर हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के रजिस्टर करें, उसमें आप परमिशन दे सकते हैं वन टाइम 3 ब्रोकर्स को कि एक लिस्टिंग 3 लोग कर सकते हैं। फिर उसमें लिस्टिंग की भी टाइप्स हैं, एक्सक्लूसिव लिस्टिंग अगर देनी है तो सिर्फ़ एक ब्रोकर को दे सकते हैं। ठीक है। और मिनिमम जो है उसमें फिर टाइम सेट होता है, उस टाइम के बाद वो फिर लिस्टिंग आप वापस उससे कैंसल करके कहीं और दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि अगर हम अपनी सोसाइटी में देख लेते हैं, हम कहीं आगे-पीछे भी देखते हैं, जब एक एंड यूज़र जिसके पास कोई चीज़ होती है, कोई प्लॉट होता है, कोई मकान होता है, कोई दुकान होती है, तो वो करते क्या हैं कि उनको जल्दी होती है चीज़ बेचने की, वल्लाह आलम क्या होता है कि वो जब आते हैं सोसाइटी में, तो वो शुरू से पहला ऑफ़िस में जब घुसते हैं, तो उसको वो बताते हैं कि भाई मैं ये चीज़ है मेरे पास, मैं ये बेच रहा हूँ, इतने की बेच रहा हूँ। और वो करते पूरी सोसाइटी के हर ब्रोकर को, हर डीलर को वो चीज़ पकड़ा के चले जाते हैं कि भाई ये चीज़ है मेरी, इतने की मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, अब जिस तरह दुबई का आपने बताया कि वहाँ पे 3 लोगों को वो अलाउ करते हैं। वो दुबई में भी चाहते हैं वो लोग कि उनकी प्रॉपर्टी वो वैसे ही तो इतनी तेज़ मार्केट नहीं बन गई। अगर वो उसको चाहे वो और तेज़ करें तो वो भी यही करें कि यार एक जो प्लॉट है वो 10 बंदे बेच रहे हों, एक जो प्लॉट है वो पूरा दुबई बेच रहा हो, जल्दी बिक जाएगा और। तो मुझे बताएँ कि आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ में जो लोग इस तरह करते हैं पाकिस्तान में क्योंकि हम भी उनकी लोगों की नॉलेज के लिए ये चीज़ करना चाह रहे हैं। तो एक प्लॉट को अगर एक बंदा या किसी अपनी प्रॉपर्टी को बेचने आ रहा है और वो कहता है यार मैंने इसको बेचना है, अगर वो खुद नहीं बेच रहा है और वो चाहता है कि मेरी चीज़ डीलर बेचे, तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या पूरी मार्केट को चीज़ दे दो या क्या करो उसका? यार इसका ना अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से जवाब दूँ ना, हम उस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे दूध भी खालिस नहीं है, वहाँ पे बायर भी खालिस नहीं है, वहाँ पे एजेंट भी खालिस नहीं है। समझ गए हैं? ठीक है, तो हर तरफ से एथिक्स का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। राइट। तराजू में तौलने वाला भी गलत कर रहा है, गलत तौल रहा है। तराजू बनाने वाला भी शायद गलत बनाया उसने। द थिंग इज़ कि आपका ब्रोकर तो बेचारा बदनाम हो रहा है, हुँ, क्योंकि वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पे वो भी 2 नंबर दूध लेके आ रहा है, पैसे मारे हुए जा रहे हैं उसके भी कहीं न कहीं। ठीक। वो कोई काम सर्विस करने जाता है तो उसके वहाँ पे भी उसके साथ ठगी चल रही है। तो ये पूरा सर्कल है। इसमें आप ना कोई एक हम सम अप नहीं कर सकेंगे, लंबी डिस्कशन हो जाएगी। हुँ। इन शॉर्ट ये है कि ये ना मॉरल एथिक्स का जनाज़ा निकला हुआ है हमारे यहाँ सोसाइटी में। वो बेशक बायर है, बेशक ब्रोकर है, बेशक आपका सर जी आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पे मैट्रिक फ़ेल, कहीं नौकरी नहीं मिलती, मैं डीलर बन गया। तो इस तरह से नहीं होती, ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी है, लाखों करोड़ों रुपए लोगों के इन्वेस्ट करने हैं। बैंक ने एक बंदा हायर करना होता है सिर्फ़ नोट गिनने के लिए। वो बंदे से 3 इंटरव्यू चल रहे होते हैं, 18-18 घंटे के इंटरव्यू हो रहे होते हैं, वो 6-6 हज़ार कैंडिडेट होते हैं, उसमें से 2 रखते हैं जिन्होंने सिर्फ़ पैसे गिनने हैं। और जिसने पैसे इन्वेस्ट करवाने हैं, वो ऐसे नालायक और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इकट्ठा करोड़ खुद नहीं देखा होता, वो आपको करोड़ रुपए लगवाने के लिए आपको कंसल्ट कर रहे होते हैं। तो यही हमारे माशरे में खराबी है कि हम लोग जो है ना ख्वाबों के दुनिया में होते हैं। हम समझते हैं कि जी यार ये जो बंदा मुझे कह रहा है ना 1 करोड़ पे ये 15 करोड़ रुपया प्रॉफ़िट बना के दे रहा है ना, ये एक नंबर बंदा है। ये जो कह रहा है ना 1 करोड़ पे साल में आपका 6 से 7 लाख या 8 लाख प्रॉफ़िट बन जाएगा, वो गलत है। ये 2 नंबरी है इसकी। तो ये हम लोग सारी सोसाइटी ऐसी है। ये ए से लेके ज़ेड तक जो है ना पूरा जनाज़ा निकला हुआ है मोरल एथिक्स का, हर चीज़ का, वैल्यूज़ का। बिल्कुल ऐसे हो रहा है और मुझे लगता है इंशाल्लाह टाइम के साथ हम शायद ठीक हो जाएँगे। अच्छा बहुत ऐसी-ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लुकमान भाई। मतलब कि चले लोगों को वैसे ही ना मैं थोड़ा-सा एक रियल टाइम स्टोरी सुनाता हूँ आपको एक आधी, तो उससे ये है कि शायद लोगों का थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव चेंज हो ना, क्योंकि हमारा काम है ऑनलाइन। हम वीडियो बनाते हैं, लगा देते हैं। पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं, वो तो आके खुद परचेज़िंग कर लेते हैं, तो जो बेचारे ओवरसीज़ पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो खुद नहीं आ सकते, तो वो भी कुछ ना कुछ ढूँढ रहे होते हैं, ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे होते हैं, तो उनको मिल जाते हैं हम। उनको जब हम मिलते हैं, तो हम उनको चीज़ बताते हैं कि जी ये प्लॉट है, उनको वीडियोज़ बना के देते हैं। एक साहब थे, उनकी मैं आपको नाम नहीं बताऊँगा, कुछ भी नहीं बताऊँगा, काफ़ी पुरानी बात होगी, तो शायद अब मैं बात करूँ, तो उन्हें पता भी ना चले। होता ऐसे है कि उनको मैं एक प्लॉट दिखाता हूँ, हमारी बात होती है, उनको मैं बताता हूँ कि जी इतने मरले का प्लॉट है, 85 लाख रुपए का है या 80 लाख रुपए का है।
वो आ जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है यार, मेरा भाई आएगा सुबह ना, वो आएगा प्लॉट देखेगा। उनके भाई आते हैं नेक्स्ट डे, मैं उनको प्लॉट दिखाता हूँ, वो प्लॉट देखते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा ये प्लॉट मैं बेच दूँगा अपने भाई को, तो चला जाएगा मेरे भाई को, मुझे क्या बचेगा ना? तो आई सेड आपको क्यों बचेगा भाई? आप तो भाई हैं उनके, तो मेरे लिए तो आप बायर हैं। तो आपको क्यों बचनी चाहिए कोई चीज़ ना? वो कहते हैं नहीं भई पार्टी मेरी है, मैं लेके आया हूँ, तो ऐसे होना चाहिए। फिर अ, एक साहब आए अपने बेटे के साथ, उन्होंने कहा जी घर ले रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए, बच्चे के लिए घर ले रहा हूँ। सारी बात हो गई, तो लेट्स से वो घर करोड़ रुपए का था। तो वो बच्चा आया मेरे पास, उसने मुझे कहा कि भाई ये घर कितने का मिल जाता है ना? लेट्स से यार, मैंने कहा 95 लाख का मिल जाता है। तो वो कहता है यार आप मेरे अब्बू को करोड़ रुपए का घर दें, 5 लाख आपने मुझे देने हैं ना। मतलब ऐसे लोगों को देख के हम हैरान परेशान हो जाते हैं, और उस लड़के के साथ फिर जो हमने किया वो तो एक अलग चैप्टर था। लेकिन ऐसे होता है, वैसे हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं, अब बताओ तो लोग बेचारे परेशान होंगे। बाप हमने बेटियों को टॉप लगाते हुए देखे इसी काम में। यार असद, आपसे अगर कंपैरेटिवली बात करूँ ना, हुँ, हुँ। हमारे देखें डिस्कशन के टॉपिक्स रिलेटेड टू आवर रियल एस्टेट, ये कभी नहीं रहे कि यार कैपिटल गेन, यस, ओवर द टाइम एप्रिसिएशन, यस। ओवर द टाइम हम लोगों की क्या पोर्टफोलियो बनना। अगर दो दोस्त थे जिन्होंने हर महीने $1 लाख कमाया और 10 साल पाकिस्तान में पिछले एक बंदे ने गुजारे, एक ने 10 साल बाहर के मुल्क गुजारे, वो कहाँ पे आज और हम कहाँ पे होंगे? हमारी करेंसी की क्या वैल्यूएशन रह गई है? हमारे जो है ना प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट हैं। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में अगर मैंने लंदन में भी प्रॉपर्टीज़ जाके एग्ज़िबिट की हैं, सेल की हैं, हुँ, दुबई हुँ। में भी की हैं, तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बहुत रहा। प्लस दुबई में भी इंटरैक्शन रहता है मेरा इंटरनेशनली डिफरेंट क्लाइंट से, और उनसे फिर ठीक है। कंपैरिज़न भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार लेट्स से स्कॉटिश क्लाइंट है तो व्हाट इज़ हैविंग देयर, साउथ अफ्रीकन है तो व्हाट इज़ हैविंग देयर, ठीक है, अमेरिकन्स, हर से हमारा कंपैरेटिवली डिस्कस हो रहा होता है। सही है। सर उनके वेरिएबल्स डिफरेंट है, उनकी अप्रोच डिफरेंट है अपनी प्रॉपर्टीज़ को देखने की, रियल एस्टेट को देखने की। इसका नाम है रियल एस्टेट, हुँ, समझ रहे हैं? ये असल जो असास है ना वो बिल्कुल, आपकी रियल एस्टेट है ये। बिल्कुल। और इसको ना हम लोगों ने एज़ अ नेशन मज़ाक बना के रख दिया है। ये प्रोफ़ेशन जो है ना, ये हर उस प्रोफ़ेशन की तरह ख़राब हो चुका हुआ है जो पाकिस्तान में इस टाइम है। कुछ वो डॉक्टरी है, कुछ वो स्कूल्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ कोई भी बिज़नेस है, ट्रांसपोर्ट से, ट्रेडिंग से। तो हम लोग ना मोरली ओवरऑल डिस्टर्ब हैं, डिस्ट्रॉय हैं, और वो इम्पैक्ट हमारी हर इंडस्ट्री में नज़र आ रहा है। अच्छा, लुकमान भाई मैंने भी ना पाकिस्तान से बाहर भी टाइम गुज़ारा, कुछ फिर वापस पाकिस्तान में आया, तो हम कुछ मुख्तलिफ़ स्टार्टअप लिए पाकिस्तान में काम किए। तो मुझे मेरे घर से भी रिकमेंडेशन हुई, मुझे मेरे जो करीबी कुछ दोस्त जो मुझे जानते हैं, उन्होंने भी मुझे कहा, काफ़ी सारे लोगों ने कहा, उन्होंने मुझे कहा, "यार तू रियल एस्टेट का काम क्यों नहीं करता? प्रॉपर्टी का काम क्यों नहीं करता?" तो मैं उन्हें कहता था कि यार ये कोई काम है करने वाला? ये कौन-सा काम है? इसमें कोई वैल्यू ऐड करते हो आप किसी की लाइफ़ में, इसमें क्या है? इधर से चीज़ आपने लेनी है, लेनी भी नहीं है, किसी की चीज़ है और आपकी अब कोशिश है कि यार अब मैं किसी को पहनाऊँ ये, किसी को मैं चिपकाऊँ और बीच में कोई दगड़-मगड़ करके मैं अपना कोई बीच में से प्रॉफ़िट निकाल लूँ। टोटल ये बिज़नेस मॉडल था, मतलब है, या आप समझ लो जो भी है प्रॉपर्टी में, ये यही है ना कि आपने एक चीज़ पता चली, अच्छा भई तुसी बेच रहे हो, कितने दी है? चलो जी, वो बंदा आगे अपना रख-रखा के चीज़ को निकाल देता है। तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि यार इस काम को मैं क्यों करूँ? मैं क्या किसी के लिए वैल्यू ऐड कर सकता हूँ? इसमें मैं क्या किसी का भला कर सकता हूँ? फिर वो करते-करते समझ में गैप ये मिला कि भई आप चीज़ की तस्वीर लोग माँगते हैं, आप उसकी वीडियो बना के लोगों के सामने पेश कर दो उन्हें, और जो उसकी रियल टाइम प्राइस है, आस्किंग है, जो उसका ओनर है, जो सेलर है, वो माँग रहा है, आप लोगों को बता दो, दैट्स इट। ये चीज़ चली, हिट हुई, लोगों ने राब्ता किया, लोग हमसे ले, लोगों ने चीज़ें ली, काम किए। अच्छा, फिर लोगों का बीच में ये कॉन्सेप्ट था एक कि ये भी हमें, मतलब लोग नहीं, शुरू में वीडियोज़ नहीं बनाने ही नहीं देते थे। लोग कहते थे कि नहीं भई आपने हमारे घर की वीडियो नहीं बना के डालनी। लोग खुद नहीं कह रहे होते थे, बीच में किसी ब्रोकर के पास है या किसी की उस ओनर के साथ जान-पहचान है, उसने कहना यार इस घर की वीडियो नहीं बनाने देना इसको। इसको मार्केट की वीडियो बनाने ना देना, ये तो बता देता है कि 1 करोड़ 50 लाख रुपए रेट है घरों का। तो फिर वो, मतलब जी। समझ रहे हैं ना, आपके मामलात फिर लोगों के खराब हो जाते। तो लोग हमें समझ छोड़ते नहीं थे करने के लिए, फिर हमें समझ नहीं आती थी कि यार इस काम में वैल्यू कैसे ऐड करें, हमने ऐसे वैल्यू ऐड की, फिर वही उसी बात पे आ जाएगी बात कि सारा माशरा ही ऐसा है ना।
अब मेरे साथ बिल्कुल ऐसे होता है कि लोग किसी घर की मैंने वीडियो बनाई है, वो घर सोल्ड हो गया, घर बिक गया, उसमें एक फैमिली रह रही है और उस फैमिली का वो बच्चा आके मुझे कहता है, "असद भाई हैं ना आप? असद भाई वीडियोज़ मैं देखता हूँ आपकी, हाँ, आपने वो वीडियो लगाई थी ना फलाने घर की, वो घर हमने ले लिया है।" तो कहने का मकसद ये है कि लोग चीज़ वहाँ से देख के ले भी लेते हैं और फिर लोग नहीं राब्ता करते, लोग बड़ी-बड़ी मेहनत करते हैं इस चीज़ पे कि लोग उस घर के बाहर चक्कर लगाते हैं, यार शायद कभी हमें ओनर मिल जाए, आस-पास फिरता हुआ, घर बंद करता हुआ, घर खोलता हुआ या कहीं से मिल जाए। तो लोग बड़ी टैक्टिस लगाते हैं, लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं, ले लेते हैं। लेकिन ऐसा जो बायर भी होता है, जो चीज़ आज खरीद रहा है, कल को उसने बेचनी है, तो फिर मार्केट में लोगों को ना पता चलता है, लोग कहते हैं कि यार ये बंदा ना इसकी हैबिट ऐसी है, ये बंदा ये करता है, बाद में चलो कमीशन देगा ही नहीं देगा, फिर लोग उस बंदे को भी कोशिश करते हैं कि यार इसने पता नहीं कुछ देना ही नहीं देना, क्या करना है, इस बंदे को ना बारोबार इसके साथ जो है ना अपने मामलात चला लो। तो वॉइस वर्सा है ये, मतलब मैं ये कहता हूँ कि लोग अब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम जो है वो इतना बदनाम हो गया है कि आजकल के जो नए मॉडर्न लोग आजकल लड़के काम कर रहे हैं उनको शर्म आती है अपने आप को डीलर बोलते हुए। वो कहते हैं, ओए ओए डीलर ना बोलो हमें। कोई कहता है मुझे रियल्टर बोलो, कोई कहता है मुझे कंसल्टेंट बोलो। मैं कहता हूँ क्यों भाई, डीलर बोलो। डीलर हैं हम सारे। हम क्या है? हम डीलर हैं, हम प्रॉपर्टी की डील करते हैं। बस मसला ये है कि नॉन प्रोफेशनल लोग आए हमेशा इस काम में। अ, पढ़े-लिखे लोग नहीं थे इस काम में। अब आ रहे हैं पढ़े-लिखे लोग भी शायद इस चीज़ के अंदर, हम तो देख रहे हैं काफ़ी सारे पढ़े-लिखे लोग आ रहे हैं। ऐसे लोग हैं इस काम में अब जो टॉप लगाने को तौहीन समझते हैं। कहीं से मार्केट में आवाज़ निकल जाए फलाने ने टॉप लगाया ना, तो वो उसको ना एक लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते कि यार ये इस बंदे ने जो है ना ये टॉप लगाया। तो इस चीज़ में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है और लोग अपने आप को, मैं कहता हूँ, डीलर ही बोलें, डीलर हज़रात अपने आप को डीलर ही कहें। काम ऐसा करें कि आपका जो है ना वो डीलरी का जो टैग लगा हुआ है, जो आपका नाम आप पे लगा हुआ है, वो भी जो है वो बेहतर हो सके। तो ये चीज़ तो है कि हमें इस चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही है पाकिस्तान में। उसके अलावा मुझे ये बताएँ कि एक और, ये तो चीज़ हमें पता लग गई, मतलब अब लोगों को, जो अगर आप मार्केट का वैसे एनालिसिस करें कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान को इस टाइम 10 मिलियन हाउसेस की नीड है। मतलब कि 1 करोड़ घरों की हमें नीड है, 25 करोड़ की हम आबादी हैं। बाहर चले भी जाएँ तो कितने लोग बाहर चले जाएँगे? अभी भी एक ह्यूज पॉपुलेशन पाकिस्तान में ही रह रही है और वो पैसे भी कमा रही है। आप कहते हैं कि आपके मुल्क में 1 मिलियन अगर फ्रीलांसर है, तो वो $1000 अ मंथ वो लड़के बना रहे हैं, ठीक है? बट ये रुके नहीं रहेंगे यहाँ पे, डॉलर्स में कमा रहे हैं, ये लड़के अभी घर बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, ये ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं। हमारे पास 60,000 से ज़्यादा ऐसे लड़के हैं जो मंथली $10,000 कमा रहे हैं। मंथली आपका 2-3 हज़ार डॉलर खर्चा है, बाकी आप सेव भी करते हो। तो कहने का मकसद ये है कि अब हम रह भी नहीं रहे जॉइंट फैमिलीज़ में, उनसे भी हम अलग हो रहे हैं। पहले वाला दौर नहीं रहा अब हमारे कि अब सब बंदों को जॉइंट फैमिली में ही रहना है। अब आप बना रहे हैं जी, जल्दी आप पैसे भी कमा रहे हैं, जल्दी आप अपने-अपने घर भी बना रहे हैं और आप अपनी फैमिली से अलग होके रह रहे हैं, ठीक है? तो अब इसलिए जो बायर है मार्केट में, वो पहले शायद 60 साल का बंदा बायर होता था ज़्यादातर मार्केट में, जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी पैसे कमाए, काम किया, अब रिटायरमेंट के टाइम वो देख रहा है कि यार मैं घर बना लूँ और अपने 4 बच्चों को मैं इकट्ठे रखूँ, मैं 3 बच्चों को इकट्ठे रखूँ, तो वो बड़े घर भी देख रहा था, उसके लिए बड़े घर बना रहा था। क्योंकि उनको होता था अब मेरी फैमिली ने अब यहीं रहना है, आगे बच्चों ने बड़े घर उसको चाहिए थे। बट अब जो मार्केट में बायर है वो 30 प्लस वाला है, ठीक है? 30 से 40 साल की जो लोग हैं, आते भी हमारे पास ऐसे ही लोग हैं और ऊपर से अगर मैं आपको अपने फ़ेसबुक और यूट्यूब के स्टैट्स दिखाऊँ, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग हमसे राब्ता करते हैं, वो यही लोग होते हैं। 30 से 40 साल वाले ओवरसीज़ लड़के हैं, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अब उन्होंने घर लेना है या पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे बिल्डर्स से मेरा ना थोड़ा-सा मुख़ातिब मैं यहाँ पे होना चाहूँगा कि हमारे बिल्डर्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ बना रहे हैं, पर थोड़ी-सी हमें सोच भी मॉडर्न करनी पड़ेगी अपनी। अगर हम चाहते हैं कि यार हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हम कल को बेहतरी करें अपने मुल्क में, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं दे रहे अपने मुल्क को, जो हमारे कल को तैयारी भी नज़र आ रही है, जिसमें यार हम अच्छे होने की तरफ जा रहे हैं। नहीं, हम आज भी वही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओल्ड सा बना रहे हैं। तो इस सवाल को बात को मैं अपनी शॉर्ट करूँगा कि अब जो हमारे बिल्डर्स हैं ना, वो आज भी वही घर बना रहे हैं। 5 मरला डबल स्टोरी बना दिया, 7 मरला डबल स्टोरी बना दिया, 3 कमरे नीचे डाल दिया, 3 ऊपर डाल दिया, आओ जी रहो। और वही महँगे-महँगे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है तो महँगे पड़ रहे हैं घर।
तो अगर हम आज के दौर में छोटे घर बनाएँ, ठीक है, सिंगल स्टोरी घर बनाएँ, ऐसे घर बनाएँ जिसमें अगर एक 30 साल का लड़का है जिसके 2 बच्चे हैं, वो अपनी बीवी बच्चों को लेके वहाँ पर रह सके, ठीक है? घर में उसको एक छोटा-सा ऑफ़िस दे दें आप, या अगर वो फ्रीलांसर टाइप का बंदा है, अगर उसको घर में ही रहता है, उसे कुछ रिलैक्स होने के लिए कोई साइड पे जगह दे दें। तो क्योंकि आपका भी पाकिस्तान में घरों के हवाले से बहुत एक्सपोज़र रहा है, तो मुझे आप बताएँ कि पहले तो ये बताएँ जो मैंने इतनी लंबी बात की, इससे इत्तेफ़ाक करते हैं आप कि हाँ, नहीं बिल्कुल करते? ठीक कह रहे हैं आप सर। कोई ऑब्जेक्शन तो होता तो रास्ते में मैं आपको अच्छा। बोल देता। ठीक है, जज़ाकल्लाह ख़ैर, आपने रोका नहीं रास्ते में। तो मुझे ये बताएँ कि आप भी कोई बात करें, आपके बिल्डर हज़रात भी हमारे यहाँ के भी बहुत सारे जानने वाले हैं आपके, मैं तो इन्हें कह-कह के थक गया हूँ कि यार छोड़ दो बड़े-बड़े घर बनाना, छोटे घर बनाओ, सिंगल स्टोरी घर बनाओ, लोगों के बजट में तो आए चीज़। आप 5 मरला डबल स्टोरी बना के कहते हो 2 करोड़ रुपए का है भई। उसी को आप सिंगल पे बनाओ, मेरी डबल स्टोरी की नीड ही नहीं है यार, मुझे थोड़ा सस्ता दे दो। तो लोग हैं जो माँग रहे हैं, हम लोगों को कहते हैं यार इस तरह बनाओ, लोग कहते हैं नहीं यार इस तरह है, उस तरह है। तो लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग इसको देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि ऐसी बात है या नहीं? अगर आप ऐसी बात को कहेंगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ, तो फिर लोग सिंगल स्टोरी और सस्ते घर आपको बना कर देंगे। अगर सस्ते घर लेना चाहते हैं, तो इस बात पे आप इत्तेफ़ाक कर सकते हैं मेरे से। जी, जी। बेसिकली हमारा जो ना इकॉनमी ऑफ स्केल की आप बात कर रहे हैं, हुँ, हुँ। कि आप टारगेट कर रहे हैं कि वाक़ई ये नीड हम लोग माशरे में फ़ील करते हैं, कि इन्वेस्टर या तगड़ा आदमी या जो ज़्यादा पोर्टफ़ोलियो वाला ही इज़ गेटिंग बिगर एंड बिगर एन एवरी डे पासिंग डे। हुँ, हुँ। व्हेयरएज़ जो इकॉनमी क्लास बनता है, जो बंदा अपनी लेट्स से 5 इयर्स ऑफ वर्क में या 10 इयर्स ऑफ वर्क आफ्टर वो 1 आधे करोड़ तक पहुँचता है, राइट। उसके लिए तो मार्केट में कुछ भी नहीं है। उसको तो आप बोलते हैं बस भाई तू प्लॉट ले और घर बनाने के लिए फिर पैसे नहीं हाँ, फ़ाइल ले ले ही किस्त वांट्स देता रहे। ही डिज़र्व्स द क्वालिटी लाइफ़ लेकिन हमने ना स्पेक्युलेट इतना कर दिया मार्केट को, हम लोगों ने मार्केट को एक्ज़ैजरेट इतना कर दिया है, ख़ासकर खाली प्लॉट्स का। आप परेशान हो जाएँगे कि अगर आप सिर्फ़ बर्ड आई व्यू लें, हुँ, हुँ। आप इस्लामाबाद में हम वाकई में बैठे हैं, इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर्स इस तरफ। चलिए आप यूँ समझ लीजिए कि इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर्स इस तरफ, पेशावर वाली साइड और इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर्स लाहौर वाली साइड। सिर्फ़ इस रेडियस का बर्ड आई व्यू करें, आपको मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की खाली प्लॉट नज़र आएँगे। राइट। रकबे और ये वो। ये चीज़ जो थी ना हमारी नेचुरल नहीं थी। हुँ, हमारी नेचुरल डिमांड कभी ये थी ही नहीं। हमारी नेचुरल डिमांड वो 1 करोड़ घरों की है, जो कि आज तक नहीं मीट हो रही राइट। और आप 1 करोड़ घर जितने आपके प्लॉट्स में पैसे बाउंड हैं, आपके 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ घर बनते हैं और वो बिज़नेस जनरेट होता है, मार्केट में सर्कुलेट होता है पैसा उस तबके से भी, बिल्कुल। जिस तबके का अभी आप सोच रहे हैं और आप बात कर रहे हैं। और दैट इज़ वेरी नेसेसरी थिंग। इसके लिए ना वही बात आ जाती है कि हमारे सिस्टम्स ऐसे डिज़ाइन नहीं है, हमारे अंदर इतने वो यू कैन से कि हम उन वेरिएबल्स को अभी तक खाते में नहीं ला रहे। हुँ। जैसा कि दुबई में इन वेरिएबल्स को भी कंसिडर किया जाता है कि भाई अगर आपने प्रोजेक्ट डिले किया तो ये पेनल्टी है, ये डेडलाइन है आपकी। बिल्कुल सही। फिर आपकी मॉनिटरिंग होती है हर स्टेप पे आईटी रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट का स्टेटस। अभी आप दुबई में कोई एक प्रोजेक्ट का नाम लेके यार वो कैसा है, हुँ। आप दुबई लैंड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके उसका प्रोजेक्ट स्टेटस देख सकते हैं कि इसका लास्ट इंस्पेक्शन इस डेट को हुआ, ये उसकी रिसेंट पिक्चर्स हैं और ये उसकी प्रोग्रेस है परसेंटेज के लिहाज से। ठीक है। तो हम लैग कर रहे हैं बहुत सारे फैक्टर्स में जिसमें गवर्नमेंट को चाहिए। हमारे यहाँ पे यूँ समझ लें एक बंदा टैक्सी ड्राइवर है और प्रॉपर्टी डीलर है और एक बंदा एमएनए है और प्रॉपर्टी डीलर है बिल्कुल ठीक है। और एक बंदा फिर ऊपर समझ लें आप। ज़बरदस्त। तब से आपका तज्ज़िया इस चीज़ के ऊपर बड़ा, मतलब मैं भी ये चीज़ सोचता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे सेकेंडरी प्रोफ़ेशन है लोगों का ये, और हर किस्म का बंदा जो है ना इस चीज़ में इन्वॉल्व है। आप ऊपर से नीचे तक ना सब प्रॉपर्टी डीलर है इस मुल्क में और हुँ। प्रॉपर्टी क्या ये आपका पाकिस्तान है, पी फॉर पाकिस्तान है, पी फॉर प्रॉपर्टी है बिल्कुल। और इसी का डीलर बने हुए हैं सारे, इसी को डील कर रहे हैं, इसी को बस बेच के बाहर पैसे शिफ्ट। तो कोई रेगुलेट होना चाहिए इस मार्केट को, कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अल्लाह करे। रियल टर्म्स में बताया ना, अगर मैं आपको ऑनेस्टली इस बारे में अपना दूं, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम यंगस्टर्स जितने भी हैं ना, मैं खुद बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि यार हमारे मुल्क को बेहतर होना चाहिए, ये क्या हो रहा है और ऐसे वैसे।
बट ना जो हमने अपनी लाइफ के 2-3 डेकेड्स इसी सिस्टम को इसी तरह देखते हुए गुज़ार दिए हैं और आगे भी जो है ना हमारे काफ़ी सारे ज़िंदगी का हिस्सा जो है ना वो होश का तो गुज़र रहा है और वो हल होता नज़र नहीं आ रहा। बड़ा ये दिल को तकलीफ़ दह बात है। आप किस-किस चीज़ को कहाँ-कहाँ से सही करेंगे? आपका टैक्सेशन का सिस्टम भी कोई भी नहीं सही, आपका लैंड ट्रांसफ़र का सिस्टम नहीं सही, आपके अदालतों में एक छोटा-सा झगड़ा 2 फुट ज़मीन दाएँ-बाएँ हो जाए, उसका केस 8-8 साल चल जाता है, बंदे मर जाते हैं, केस के हल नहीं होते। तो ये ना हम लेट्स से डिस्कस सम अप करें ना इस चीज़ को, तो हमारा जब पूरा सिस्टम ठीक होगा ना, तो ये चीज़ें भी ठीक हो जाएँगी। मेन हमारी जो है ना वो एंटिटीज़ नहीं ठीक। ऐसा ही बात है। हमारे हर चीज़ का बेड़ा गर्क ही इसलिए हुआ हुआ है कि ओवरऑल एज़ अ नेशन हमारा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। जिस तरह लोग क्रिकेट टीम को कोसते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ, यार इन बेचारों को ना कोसो, एज़ अ नेशन ही हमारा ये हाल हो चुका है। यार अब देखें प्रॉपर्टी डीलर का काम ऐसा है कि वो आप जब उसके साथ ट्रेड कर रहे हो ना कोई काम कर रहे हो तो वो आपके साथ डील नहीं कर पा रहा आपको ऑब्जेक्शंस है कि इसने पैसे कम दिए ज़्यादा लिए इसने चीज़ दिखाई कुछ दी कुछ बताई कुछ है कुछ थी समथिंग लाइक दैट ये प्रॉब्लम्स है ना तो वो तो आप वो असल में पकड़ा जा रहा है अब 2 नंबर दूध आपने खरीदा है ना आप आके पी गए हैं आप कल को बीमार हो गए ना तो आपने अल्लाह का की तरफ से बीमारी का बहाना डाल देना कि यार उसकी तरफ से बीमारी आ गई है। तो ये एनवायरनमेंट्स जो है ना यार अब जो भी एजुकेटेड क्लास है ना पाकिस्तान में, जो भी थोड़ी हाई इनकम क्लास है, उनको दुबई आने की बड़ी वजह और फिर हमारा दुबई में भी जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं जो वहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हुब्बुल वतनी उनमें नज़र आ रही होती है। वो चाह रहे होते हैं कि यार ये पैसा मैं अपने मुल्क में लगाऊँ, मेरे मुल्क में बेहतरी हो, मैं वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाऊँ, कोई बिज़नेस लगाऊँ। तो हर जो डिस्कशन है ना पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो आके हमारी ख़त्म हुई इसी पे होती है कि लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन, अदल-ओ-इंसाफ़, तालीम, सेहत ये चीज़ें वो जो बुनियादी चीज़ें जिसके लिए हर वक़्त हर जगह आपको यही बातें सुनने में नज़र आ रही हैं। इन्वेस्टर कंपेयर करता है भाईजान। इन्वेस्टर को अपनी हुब्बुल वतनी तो है, उसने मरना भी यहीं पे है, बच्चे भी यहीं पालने हैं, लेकिन उसे पैसा भी तो सेफ रखना है। उसने मेहनत से बनाया हुआ है। वो कहता है यार मेरा जो है दिरहम जो है वो रुपए के मुकाबले में 2015 में ₹35 का था, 2025 आने वाला और 70-75 रुपए पे चला गया। तो उसके तो पैसे पाकिस्तान में पड़े-पड़े आधे हो गए और बाहर गए हुए डबल हो गए। तो दैट्स अ बिग इम्पैक्ट। तो ये हमें जो है ना ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, जो इन्वेस्टर भी बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी लिंक्ड है आपकी गवर्नमेंट से, आपकी पाकिस्तान की पॉलिसीज़ से। आज आप कोई ऐसी हेल्दी पॉलिसी लेके आएँ, आप ऐसी अट्रैक्शन डालें जहाँ पे लोगों को सेफ फ़ील कराएँ, गवर्नमेंट मिलियंस और बिलियंस अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने पहले अभी आपने बात की कि हमारी ज़रूरत थी 1 करोड़ मकानात की, पर वो पैसा हमने कहाँ लगाया? हमने ये बड़े-बड़े बज़ूकों जैसी सोसाइटीज़ बना दी कि भई ये फ़लानी जगह पे पूरे पाकिस्तान में तो एक सैलाब आया ना सोसाइटीज़ का। हमारे इस इलाके में भी यहाँ से आप फ़तेह जंग तक जाएँ, तो शायद 100 सोसाइटी सर, हर बंदे के घर में बेड की साइड के दराज में ना 2-3 फाइलें पड़ी ऐसा ही होंगी। है, बिल्कुल ऐसा ही मुख्तलिफ है। वो फाइलें लेके बैठा हुआ है हर बंदा। इतनी ज़रूरत है ही नहीं थी जितनी सप्लाई थी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत से बड़े-बड़े नाम भी हैं ऐसे, बहुत बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ हमारे इलाके में भी हैं। जो सोसाइटी है ए से ज़ी ब्लॉक तक पर चल रहा आज तक जो है शुरू के 10 ब्लॉक चल रहे हैं, 11 ब्लॉक चल रहे हैं। पीछे इतना बड़ा लैंड है जो जिस पे रोड भी डाला गया शायद, पर वो वेकेंट पड़ा हुआ है। प्लॉट्स नहीं बिके हुए, कहीं बिके हुए हैं, कहीं पे रोड्स भी नहीं डले, बट वो ज़मीन एक्वायर की गई हुई है, उसके अगेंस्ट लोगों से पैसे भी लिए हुए हैं, बहुत कुछ हुआ हुआ है। और जो डेवलपर है, उसकी पसली नहीं है इस टाइम कि वो उस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाए। कोई-कोई भाग गए पाकिस्तान से, कोई सदमे में मारे गए। तो जो ये पीछे लैंड पड़ी हुई है, जो इतनी सोसाइटीज़ में जो आधे-आधे ही हो गए, अब उस लैंड का क्या होगा या क्या हो सकता है उस सर, ये सिंपल सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है। मैं एक बहुत बड़ी सोसाइटी प्लान कर दूँ चोलिस्तान डेज़र्ट में जहाँ पे मैं बोलूँ कि जी 5 लाख लोग रह सकते हैं। वो तो बुक्स में और पेपर्स में तो रह जाएगी। लैंड वहाँ पे मैं रोड्स भी निकाल दूँ, तो आप वहाँ के बारे में बोलेंगे भी कि यार ये चोलिस्तान में यहाँ पे तो आबादी इतनी कोई नहीं है, पानी है कोई नहीं। सप्लाई डिमांड है सर, सिंपल कॉन्सेप्ट। सप्लाई डिमांड के अलावा दूसरा जो हमारा एक बड़ा अलमिया है कॉपी पेस्ट का।
वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और वो हमने कभी नहीं लगाई। हमने सिर्फ़ नकल ही नकल सीखी है। जिस तरह हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक टाइम था जिस टाइम सीएनजी गैस गाड़ियों में मिलना शुरू हुई, तो पंप्स के बाहर हमें 10-10 घंटे भी लोग खड़े रहते थे सीएनजी डलवाने के लिए। फिर एक टाइम आया कि 1 किलोमीटर बाद एक सीएनजी पंप, 1 किलोमीटर में अंदर-अंदर 2-2 सीएनजी पंप्स भी होते थे। तो हर बंदा कॉपी पेस्ट करके उसी पे लग गया। ना ये देखिए कि कितनी डिमांड है, इसकी इस रोड पे कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, लोगों ने दगड़-मगड़ सबने बना दिए। उस तरह कोई और चीज़ आती है, कोई और ट्रेंड आता है, तो हर चीज़ जो है उस पे लगी रहती है। इसी तरह सोसाइटीज़ में भी यही हुआ कि लोगों ने देखा कि वाह! ये तो बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस है भई। इसमें तो एक ज़मीन लेनी है पीछे से ₹1,00,000 कनाल, उसके ऊपर जो है लोगों को कहना है कि जी सोसाइटी आ रही है, जी डेवलपमेंट बन रही है और वही कनाल आप आगे डेढ़ डेढ़, 2-2 करोड़ का लोगों को बेचो और उससे आप फिर सड़कें डालो, सीधा-पतरा करो और लोगों से एक दफ़ा में पहले आपने पैसे ले लिया है, फिर बाद में किस्तों में हर महीने भी आप उनसे साथ-साथ जो है वो देखिए जी, आपने जब अपने मुल्क को या अपनी ज़मीन को इंच-इंच नाप के इंच-इंच हिफ़ाज़त करते हैं ना उसकी, हुँ, तो बात और होती है, फिर बन जाता है दुबई जैसा मुल्क। जब आप अपने मुल्क का इंच-इंच का हिफ़ाज़त नहीं करते, आपने परमिशन दे देनी है कि यार इधर भी सोसाइटी बना लो, इधर भी बना लो, उधर भी बना लो, जहाँ दिल करता है सोसाइटी बना लो, तुम कागज़ लाओ, तुम भी सोसाइटी बना लो, तुम भी बना लो, कोई रोक-टोक नहीं। बल्कि जिन्होंने रोकना-टोकना है, उन्होंने सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं, उन्होंने पैसा छाप रहे हैं। तो ये कंट्रोल बॉडी है ही नहीं, मतलब हमारे अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं कि टाउन प्लानिंग क्या चीज़ होती है। मतलब कि सिटीज़ प्लान कैसे होती हैं। राइट। आपके आज लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे पे दाएँ-बाएँ हज़ारों कनाल खाली जगह नज़र आएगी। लेकिन शालमी में अगर आपने कोई चीज़ लेने लाहौर चले गए हैं ना, तो आपको वहाँ पे जाना-आना ज़िंदगी अज़ाब हो जाएगी। बाहर इतने-इतने बड़े रकबे पड़े हैं, हुँ, प्लानिंग नहीं है। बिल्कुल सही बात। कितना आसान हो कि जितना भी पाकिस्तान का पूरे शहर का इन्वेस्टर आ रहा है, जिसने माल खरीदना है होलसेल का, वो लाहौर के कुछ 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पहले एक बड़ी खुला-सा बाज़ार हो, खुली-सी मार्केट हो, जहाँ पे लोग आके अपनी आराम से परचेज़िंग करें, कारोबार बढ़ेगा। जहाँ पे कंटेनर भी लग रहे हैं, हर बायर के सामने एक्सेस है, कारोबार बढ़ रहा है। पहले ना चुंगियाँ होती थी पाकिस्तान में तो 30-40 साल पहले कि जी, इस शहर का माल उस शहर में जाएगा तो पाबंदी है, उसकी चुंगी दो। राइट। आज ना एडवांस फॉर्म ऑफ चुंगी हुआ हुआ है कि जी इन्होंने लाहौर को अंदर कर दिया और वो वहाँ हर बंदा धक्के खाता हुआ जा रहा है ना वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह दुकान 2 फुट बाय 2 फुट की दुकान है तो हमारा कन्वेंशनल स्टाइल से चीज़ चल रही है गवर्नमेंट ने और एक और वजह बताऊं हमारी अगर तरक्की के नहीं हो सका ना जो ये तरक्की का राज था हम अपनी इकॉनमी बेहतर करते, हम एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स की तरफ फ़ोकस करते, अपनी सेल, रीसेल को बेहतर करते, टाउन प्लानिंग्स उस हिसाब से होती हैं। अच्छा, लुकमान भाई, काफ़ी टाइम हो गया। आखिरी एक सवाल आपसे करता हूँ, इसको कंक्लूड करते हैं। मुझे ये बताएँ कि दुबई की प्रॉपर्टी में क्या चार्म है? क्या चीज़ है जो दुबई की प्रॉपर्टी को चार्मिंग बनाती है? देखिए एज़ अ लेमैन अगर मैं बात करूँ एक आम आदमी बिल्कुल। जैसे मैं और आप हैं, बिल्कुल। जो आँखों से चीज़ें देखते हैं, जो उस हिसाब से उसकी असेसमेंट करते हैं। ठीक है। अब दुबई में वो उन्होंने ना इतनी ज़्यादा उसमें रियल एस्टेट को एडवांस फ़ॉर्म में कर दिया है, इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया रियल एस्टेट को, इतने फीचर्स ऐड कर दिए हैं कि आपकी लाइफ क्वालिटी वाली बन जाती है। आप थोड़ी-सी कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, मैं आपको अमेनिटीज़ अगर एक एक बिल्डिंग के अंदर क्या-क्या ऑप्शंस वो देते हैं, वो गिनवाऊँ तो वो भी 30, 40, 50 तक अमेनिटीज़ चली जाती है, जिसमें मोटी-मोटी बताऊँ तो बिल्डिंग के अंदर ही इन्होंने नेचुरल लैगून बना दिया, जो नेचुरल वेव्स जनरेट करती है, आपका जो स्विमिंग पूल है। वॉकिंग ट्रैक बनाए हुए हैं, स्क्वॉश ट्रैक, जिम्स, सौनाज़, किड्स प्ले एरियाज़, फिर आर्टिफ़िशियल रेन एरिया बनाया हुआ है, आर्टिफ़िशियल फ़ॉरेस्ट एरिया बनाया हुआ है, बारबेक्यू एरिया अलग से डेज़िग्नेट किया हुआ है, मीटिंग रूम्स, काउंसिल रूम्स, फिर आपके प्राइवेट जो ये थेरापिस्ट वगैरह हैं, ये इतने फीचर्स ऐड कर दिए हैं। इसकी करके ना तो दुबई में अट्रैक्टिव लगती है प्रॉपर्टी। अब मैं सोचता हूँ यार कि अगर मैं दुबई में रहूँ, मैं वहाँ पे एक लग्ज़री कार भी एन्जॉय कर सकता हूँ। मैं अपना अपार्टमेंट भी लग्ज़रियस अफ़ोर्ड कर सकता हूँ।
में इस तरह के अब यूनिट्स आए हुए हैं कि जो आपके अपार्टमेंट में आपकी बालकनी में स्विमिंग पूल उन्होंने डाल दिया। हर अपार्टमेंट में अगर एक बिल्डिंग में 200 अपार्टमेंट है तो 200 स्विमिंग पूल वो बना रहे हैं। इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, सी फेसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। अभी आप कोई भी रियल एस्टेट में ऐसी चीज़ सोचें, यार मेरे फ्लोर में बेंटली मेरी गाड़ी आनी चाहिए। वो आपकी लिफ्ट है जो आपका अगर पेंट हाउस है 70वें फ्लोर पे, 60वें फ्लोर पे, उधर आपकी वो आ रही है। डिज़ाइन दुनिया के बेहतरीन डिज़ाइनर से चीज़ें डिज़ाइन होके आ रही हैं। नए से नए फीचर्स ऐड अप हो रहे हैं। छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ ऐसी बन रही हैं कि वो आपको ऐसे लगता है कि आप सी साइड में रह रहे हो। और ये इतनी अनलिमिटेड लिस्ट ऑफ फीचर्स है कि ख़त्म ही नहीं होती। अगर हम एक प्रोजेक्ट को लें तो उसकी तो मी मी एज़ अ बीइंग अ नॉर्मल पर्सन अगर मेरे पास है कि यार मैं दुबई में अ, यार कितने का 3-4 करोड़ से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं दुबई में। अच्छा। 100% आप ओनर्स हैं उसके। 3-4 करोड़ से अपार्टमेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक फिर है। बहुत सारी ऐसी दुनिया है जो पेमेंट प्लान पे चीज़ें खरीद रही है। दुबई के इतने आसान किस्तों वाले प्रोग्राम हैं कि आप 7 सालों में किस्तें दो, 3 साल शुरू में किस्तें दो और उसके बाद 4 साल अपार्टमेंट का कब्ज़ा लेने के बाद किस्तें दो। अच्छा। तो आप अपार्टमेंट का कब्ज़ा लेके उसी के किराए से वो किस्त अदा करते हो। चलें मैं मिसाल देता हूँ कि अगर 10 लाख दिरहम का एक अपार्टमेंट है, जिसमें आपने 6 लाख जमा करा दिया शुरू में। मिलियन का अपार्टमेंट है, 6 लाख आपने 3 सालों में जमा करा दिया। ठीक है। आखिरी जो 4 लाख रह गया, वो आप अपार्टमेंट का हैंडओवर लो, उसके बाद रेंट से जमा कराओ। ठीक। लेट्स से 4 लाख है ना, तो 3 सालों में वो अपार्टमेंट 2 लाख तो कमा के देगा कम से कम ही आपको। 2 सवा 2 लाख वो कमाएगा, तो इसका मतलब तो आपको अपार्टमेंट 10 लाख का नहीं पड़ा, 8 लाख का पड़ा, आपकी जेब से तो 8 निकला। अब वो जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है ना, जिस टाइम वो रेडी होने के बाद आपकी किस्तें उतार देते हैं, वो जो 8 लाख की आपको प्रॉपर्टी पड़ी होती है, वो 14-15 पे, 16 पे चली जाती है। फिर वो जाती भी दिरहम है, डॉलर की तरह का रेट है उसका, वो दिरहम डॉलर की तरह नहीं गिरता। वो हमारा वो मैं बताता हूँ कि ₹35 पे जो दिरहम गए हुए हैं, आज ₹75 रेट हुआ हुआ है। तो जिस बंदे ने ₹35 पे दिरहम निकाला था, आज तो 75 पे कैश कराएगा, प्लस उसके ऊपर जो प्रॉफ़िट बना हुआ है। तो तकरीबन ना आपकी दुबई की प्रॉपर्टी इतनी चार्मिंग होती है कि रुपए के मुकाबले में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पिछले 10 साल में अगर दुबई में और पाकिस्तान में जिस बंदे ने अगर 50 करोड़ इन्वेस्ट किया या 10 करोड़ इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान वाले ने 10 का 15 किया होगा, दुबई वाले ने 10 का 40 कर लिया होगा। इतना डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने बात की ना कि वहाँ पे अट्रैक्शन ये है कि बहुत सारे आपके पास चीज़ें करने को, मैं कहता हूँ एटलीस्ट पाकिस्तान में इतना कुछ ना दो, सोसाइटीज़ में कोई स्पोर्ट्स अरीनाज़ दे दो, कोई फ़िटनेस सेंटर दे दो, कोई कम्युनिटी सेंटर्स, कोई क्लब्स दे दो। ये तुमने खाली हमारे यहाँ रह गए, खाली ये बड़े-बड़े शहरों के लिए, कुछ लोगों की एक्सेस तक रह गए। तो इस तरह की चीज़ें बनाओ, पर मुझे लगता है कि ऐसा होगा ज़रूर अनकरीब, क्योंकि आजकल हमारा जो मार्केट में जो बायर है, वो मॉडर्न बायर है जी, और जी। मॉडर्न बायर ही अब आ रहा है मार्केट में। और अगर किसी को अपने लिए अच्छी सस्टेनेबल सोसाइटीज़ बनानी है, तो इन फ्यूचर उनको ये सारी सर जी, चीज़ें आपका देनी पड़ेंगी। पाकिस्तानी जितना भी है ना फ़ॉरेन में बैठा हुआ है, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा आ रही है। फ़ॉरेन इन्वेस्टर ने दुनिया देखी होती है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ एन्जॉय कर चुका होता है, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ़ अट्रैक्ट करती है। मार्केट में 2 गैप्स हैं बहुत बड़े इस टाइम पाकिस्तान की, अगर कोई डिसेंट काम करने वाला हो, एक एक लो कॉस्ट हाउसिंग में, दूसरा प्रीमियम एंड में मल्टी फीचर प्रॉपर्टी, मल्टी फीचर प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। हमारे यहाँ मिडल में जो एक स्टाइल था ना बैरियर टाउन स्टाइल, हमने वो जो भेड़-चाल आपने बात की ना कि सीएनजी लगी थी, हमने ना सोसाइटीज़ में सीएनजीज़ लगा दी, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ नहीं जा रहे। जबकि हम लोग 50-50, 25-25 करोड़ के, 20-20 करोड़ के, 10-10 करोड़ के घर बेच रहे हैं और जो बंदा 10 करोड़ का घर अफ़ोर्ड कर रहा है, तो डेफ़िनेटली वो और लग्ज़ूरियस लाइफ़ चाह रहा है। उसको मज़ीद फैसिलिटीज़ चाहिए एंड ही इज़ विलिंग टू पे फॉर दैट इवन। सो ये फैक्टर्स हैं जी। ठीक है लुकमान भाई, थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम लिया हमने आपसे, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह जो हमने आपसे शायद बातें करनी थी, वो सारी की सारी बातें हम आपसे नहीं निकाल पाए, थोड़े से टाइम में नहीं कर पाए। फिर आपसे कभी इंशाल्लाह बात होगी। और बहुत शुक्रिया आपके आने का लुकमान भाई। कुछ नहीं जी, बात नहीं। थैंक यू, थैंक्स फॉर द इंटरव्यू।